हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज की क्लास। परक्विजिट्स का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। परक्विजिट्स दो तरह के होते हैं, परक्विजिट्स विच आर टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज एंड परक्विजिट्स विच आर टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। लास्ट क्लास में परक्विजिट नंबर 4 स्वेट इक्विटी या ईसॉप्स तक हम फिनिश कर चुके थे। आज हमें स्टार्ट करना है कि लीव ट्रैवल कंसेशन या लीव ट्रैवल असिस्टेंस या अलाउंस दे एम्प्लॉयर, तो उसकी क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी। तो आ जाइए पेज नंबर 27 पर। परक्विजिट नंबर 5 विच इज टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, LTC लीव ट्रैवल कंसेशन या लीव ट्रैवल असिस्टेंस या अलाउंस गिवन बाय एम्प्लॉयर। देखिए ये क्या चीज आ रही है। एम्प्लॉय पूरा साल एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, पूरा साल काम कर करके उसका दिमाग भी भर जाता होगा। तो एम्प्लॉयर भी इस चीज को समझता है कि थोड़ा सा घूमना फिरना भी होना चाहिए। घूमने फिरने जाएगा तो रिफ्रेश होके आएगा, फिर और अच्छे से काम करेगा। इसी वजह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को LTC देता है, लीव ट्रैवल कंसेशन, कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कह रहा है कि तू घूमने जा, तेरी ट्रैवलिंग का खर्चा मैं बियर करूंगा। सिर्फ ट्रैवलिंग की बात हो रही है यहां पर। घूमने जाओगे ट्रैवल करके, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से गोवा जा रहा है एम्प्लॉई घूमने, तो दिल्ली से गोवा तक का खर्चा ट्रैवलिंग का, फ्लाइट से जा रहा है तो फ्लाइट का, ट्रेन से जा रहा है तो ट्रेन का, देखेंगे कैसे कैलकुलेट होगा। लेकिन ट्रैवलिंग का खर्चा एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। तो गवर्नमेंट भी इस चीज को समझ रही है कि घूमना भी जरूरी है, और इंडिया में ही कहीं घूमने जाएगा एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई अगर खर्चा करेगा तो किसी न किसी की इनकम भी होगी, तो टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री भी प्रमोट होगी। इसीलिए लीव ट्रैवल कंसेशन या अलाउंस असिस्टेंस के नाम पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ पैसा देता है या रीइंबर्समेंट करता है, तो उसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी एम्प्लॉय को, प्रोवाइडेड एम्प्लॉय घूमने जाए इंडिया के अंदर। बाहर कहीं घूमने जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी कैसे चलेगी। इंडिया में घूमोगे तो आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का ट्रैवलिंग का खर्चा रीइंबर्स करे या पे करे, तो उसे बोला गया लीव ट्रैवल कंसेशन या लीव ट्रैवल अलाउंस। सर अलाउंस तो हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। देखो लीव ट्रैवल अलाउंस के नाम से अलाउंस जो आ रहा है वो हम यहीं पर कवर कर रहे हैं, इसे अलाउंस वाले टॉपिक से अब लिंक मत करना, क्योंकि कई जगह वर्ड यूज होता है LTA, कई जगह वर्ड यूज होता है LTC, कॉन्सेप्ट सिमिलर है। लीव ट्रैवल अलाउंस का मतलब है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसे दे दिए कि भाई तू घूमने जा। लीव ट्रैवल कंसेशन का क्या मतलब है कि अभी पैसे नहीं दिए, घूमने चले जाओ, फिर एम्प्लॉयर रिम्बर्स कर देगा। जबकि अलाउंस में क्या होता है कि एम्प्लॉयर ने तो दे ही दिए, अब जाना है नहीं जाना वो तेरी मर्जी है। तो इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। कुछ कंपनीज में आपको देखने का मिलेगा कि एम्प्लॉयर कहेगा कि अगर घूमने जाएगा तो पैसे दूंगा LTC के नाम के। कई कंपनीज में क्या होता है कि घूमने जा या ना जा, मैं तो तुझे इतने रुपए घूमने के दे ही रहा हूं। तो कुछ भी वर्ड यूज हो सकता है, टैक्स ट्रीटमेंट सभी की सेम है, चाहे LTC हो या LTA हो। तो LTA या LTC इज एन अलाउंस या असिस्टेंस गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई फॉर ट्रैवलिंग ऑन लीव। छुट्टी ले ले और थोड़े दिन घूमने जा, तेरी ट्रैवलिंग का खर्चा मैं बियर करूंगा। हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है जी टैक्सेबल अमाउंट, कि ये जो फैसिलिटी परक्विजिट दिया एम्प्लॉयर ने, तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा। तो टैक्सेबल अमाउंट आएगा जो भी अमाउंट मिला इस बात का, उसमें से लेस कर देंगे अमाउंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 5। सेक्शन 10 क्लॉज 5 एग्जेम्पशन देता है लीव ट्रैवल कंसेशन या लीव ट्रैवल असिस्टेंस के नाम पर, कि अगर एम्प्लॉयर इस बात के पैसे दे रहा है तो उसमें से अगर एम्प्लॉय खर्च कर देगा घूमने में इंडिया के अंदर तो एग्जेम्पशन दे देगा। सेक्शन 10(5) के एग्जाम्पशन निकालना खुद में ही एक मुश्किल काम है, तो वही हमें अब समझना है कि हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 5। ये अब हमें पढ़ना है।
क्या लिखा हुआ है, चेक करो क्या फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, क्या ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं। क्या कंडीशंस आ रही हैं, नंबर 1, एम्प्लॉय हैज टेकन लीव, छुट्टी ली है, एंड परफॉर्म्ड ए जर्नी इन इंडिया, इंडिया के अंदर कोई जर्नी परफॉर्म की है, कहीं घूमने गया है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर गया है, विद और विदाउट हिज फैमिली, चाहे अकेला गया है या फैमिली के साथ गया है। एंड दूसरी कंडीशन क्या आ रही है, सच जर्नी इज विद इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ जर्नीज अलाउड इन अ ब्लॉक, 4 साल का गवर्नमेंट ने ब्लॉक बना रखा होता है, 4 साल में जनरल रूल लगाऊं तो मैक्सिमम 2 जर्नीज ही अलाउड है, 2 से ज्यादा जर्नीज करोगे तो ज्यादा जर्नीज की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो पहली कंडीशन क्या आ रही है कि नाम ही क्या है, लीव ट्रैवल कंसेशन या लीव ट्रैवल अलाउंस, लीव लेकर ट्रैवल करने जा रहे हो इस बात का अलाउंस। तो लिखा है इफ एम्प्लॉय हैज टेकन लीव, छुट्टी ले ली और घूमने गया इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के दौरान घूमने जाओगे तो उस प्रीवियस ईयर की इनकम में से डिडक्शन मिलेगी, विद और विदाउट हिज फैमिली, चाहे अकेला जाए या फैमिली के साथ जाए, एंड सच जर्नी इज विद इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ जर्नीज अलाउड इन अ ब्लॉक। अभी पढ़ेंगे कितनी अलाउड है मैक्सिमम, जनरली बता रहा हूं 4 साल में 2 अलाउड है। क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, अगर नहीं तो कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, जो भी अमाउंट एलटीसी का या एलटीए का मिला है वही डायरेक्टली टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर किसी कंपनी में आप ज्वाइन करते हो और आपको एलटीसी मिलती है या एलटीए मिलता है कि इतने रुपए एम्प्लॉयर इस बात के लिए दे रहा है कि आप घूमने जाओ, और अगर आप घूमने नहीं गए तो जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है दैट विल बी डायरेक्टली एडेड इन योर ग्रॉस सैलरी, और अगर आप घूमने इंडिया के बाहर जाते हो तो भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है दैट विल बी एडेड इन योर ग्रॉस सैलरी। अगर आप घूमने जाते हो इंडिया के अंदर और फॉर एग्जाम्पल 4 साल में पहली जर्नी ही करी आपने, यस, तो ये दोनों कंडीशंस आप सेटिस्फाई कर रहे हो तब आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। सर एग्जेम्पशन का अमाउंट कैसे निकलेगा, वही पढ़ना है। आप चेक करो कि आप जो ट्रैवलिंग कर रहे हो, जर्नी कर रहे हो, वो बाय एयर कर रहे हो या बाय एनी अदर मोड कर रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, एरोप्लेन से जा रहे हो या किसी और तरीके से जा रहे हो। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो, एयरवेज से जा रहे हो, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन शैल बी एयर इकोनॉमी फेयर ऑफ द नेशनल कैरियर बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ये कह रहा है अगर आप दिल्ली से आपको अगर मुंबई घूमने जाना है या गोवा घूमने जाना है, तो कह रहा है कि अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो, एरोप्लेन से जा रहे हो, तो दिल्ली से गोवा का जो शॉर्टेस्ट रूट होगा, ऐसी एयरलाइन का जिसका नेशनल वाइड कवरेज है, ऐसी एयरलाइन, नेशनल एयरलाइंस का जो भी फेयर होगा इकोनॉमी क्लास का, एरोप्लेन्स में बिजनेस क्लास भी होती है, इकोनॉमी क्लास भी होती है, कह रहे हम तो इकोनॉमी क्लास तक के एग्जेम्पशन देंगे भले ही आप बिजनेस क्लास से गए हो। तो क्या लिखा हुआ है, अगर दिल्ली से गोवा जा रहे हो तो शॉर्टेस्ट रूट उठाना, एक तो ये नहीं कि दिल्ली से आगरा, फिर कलकत्ता, फिर चेन्नई, फिर गोवा, इस रूट से आप जा रहे हो तो कह रहा हम इस रूट के एग्जेम्पशन नहीं देंगे। आप दिल्ली से गोवा जा रहे हो तो जो शॉर्टेस्ट रूट होगा, नेशनल एयरलाइंस का किराया बनेगा, टिकट का प्राइस होगा, उतने तक की ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। तो हो सकता है दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से गोवा तक का नेशनल एयरलाइंस का किराया बने शॉर्टेस्ट रूट वाला 5,000 रुपये, और आपने मान लो बिजनेस क्लास में आप जा रहे हो जिसका प्राइस है 20,000 रुपये, तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, 5,000 रुपये। अगर आपका दिल्ली से गोवा का शॉर्टेस्ट रूट का प्राइस है 4,000 रुपये, लेकिन आपको किसी डिस्काउंट की वजह से टिकट मिल गई 2,000 रुपये की, तो एग्जेम्पशन कितनी अलाउड है, 2,000 रुपये। चलिए, तो यही लिखा हुआ है कि अगर आप
फ्लाइट से जाते हो, एयरवेज से जाते हो, तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन रहेगी इकोनॉमी क्लास का टिकट का प्राइस नेशनल कैरियर का बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, और अमाउंट एक्चुअल अमाउंट स्पेंट ऑन हिमसेल्फ एंड फैमिली विच एवर इज लोअर। ये रहेगा हमारा अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। और सर अगर फ्लाइट से नहीं जाते हैं तो, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन से जाते हैं तो, या बस से जाते हैं, या अपनी गाड़ी से जाते हैं तो देखो, अगर आप एनी अदर मोड से जा रहे हो अदर देन फ्लाइट, तो चेक करो क्या दिल्ली से गोवा रेल से कनेक्टेड है, क्या प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन आर कनेक्टेड बाय रेल, क्या रेल से कनेक्टेड है वो? अगर हाँ, यानी रेल से आप जा सकते थे, तो हम चाहते हैं कि आप रेल से ही जाओ, और फिर जो फर्स्ट क्लास एसी का रेल का किराया बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, दिल्ली से गोवा तक का फर्स्ट क्लास एसी में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट क्लास एसी का किराया और एक्चुअल अमाउंट स्पेंट ऑन हिमसेल्फ एंड फैमिली विच एवर इज लोअर, इतने की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। देखो यहां पर ये नहीं लिखा कि अगर आप रेल से गए हो तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन रहेगा, ऐसा नहीं लिखा। कह रहा है कि आप फ्लाइट से अगर नहीं गए, फिर चाहे किसी भी मोड से गए हो, तो हम चेक करेंगे कि आप रेल से जा सकते थे। यस, तो फिर रेल के हिसाब से फर्स्ट क्लास एसी का जो टिकट का पैसा होगा, वैल्यू होगी, प्राइस होगा वो, और एक्चुअल अमाउंट स्पेंट ऑन हिमसेल्फ एंड फैमिली विच एवर इज लोअर की एग्जेम्पशन दे देंगे। और अगर रेल से कोई एरिया कनेक्टेड नहीं है, दिल्ली से मुंबई अगर रेल ना जा सकती हो फॉर एग्जाम्पल, तब देखना आपको क्या रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, कि रेल से तो नहीं जा सकते, क्या और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है इस रूट के लिए, फॉर एग्जाम्पल बस, क्या आप बस से जा सकते हो? अगर हाँ, यस, तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन शैल बी फर्स्ट क्लास या डिलक्स बस का किराया बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, कि रेल से तो नहीं जा सकते क्योंकि रेल कनेक्टेड ही नहीं है उस रूट पर। क्या बस का कोई सिस्टम है वहां पर उस रूट पर? यस, तो बस का फर्स्ट क्लास या डिलक्स बस का फेयर फॉर द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, और एक्चुअल अमाउंट स्पेंड ऑन हिमसेल्फ एंड फैमिली विच एवर इज लोअर की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई एग्जिस्ट, बस भी एग्जिस्ट नहीं करती उस रूट पर, कोई बस नहीं चलती उस रूट पर, तो फिर हम बस का किराया तो नहीं ले सकते। रेल भी नहीं चलती तो रेल का उस रूट की टिकट का प्राइस तो नहीं पता। फिर क्या किया जाए? फिर कहता है लो कि हम ये मान के चलेंगे कि अगर उस रूट पर जितने किलोमीटर्स का वो रूट बनता है, उतने किलोमीटर्स का रेलवे का प्राइस कितना है, इकोनॉमी फर्स्ट एसी क्लास का, उतना प्राइस और एक्चुअल अमाउंट स्पेंट ऑन हिमसेल्फ एंड फैमिली विच एवर इज लोअर की एग्जेम्पशन दे देंगे। तो क्या लिखा हुआ है? द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन शैल बी, इस केस में क्या हो रहा है, रेल कनेक्टेड है नहीं, बस का भी कोई सिस्टम नहीं है। Then amount of exemption shall be AC first class rail fare by the shortest route assuming the journey has been performed by rail, कि इस रूट पर रेल चलती तो नहीं, लेकिन अगर इस रूट पर चलती तो इतने किलोमीटर का किराया कितना आता, AC फर्स्ट क्लास का वो, और एक्चुअल अमाउंट स्पेंट ऑन हिमसेल्फ एंड फैमिली विच एवर इज लोअर की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। रिपीट कर दूं सारी बातें। हम पढ़ रहे हैं लीव ट्रैवल कंसेशन या लीव ट्रैवल अलाउंस। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कह रहा है कि घूमने चला जा, तेरी ट्रैवलिंग का खर्चा मैं उठा लूंगा। तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या करता है कि ले इतने पैसे दे दिए तेरी ट्रैवलिंग के नाम के, तो क्या वो अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने दिया, कितने रुपए दे दिए घूमने के लिए, तो क्या वो एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? तो वैसे तो वो उसकी इनकम एग्जेम्प्ट होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने रिलीफ दे रखा है बाय वे ऑफ सेक्शन 10 क्लॉज 5 कि 10 क्लॉज 5 के हिसाब से जितनी एग्जेम्पशन मिलती हो उतने की डिडक्शन ले लेना और बैलेंस अमाउंट आ जाएगा आपका टैक्सेबल अमाउंट।
अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(5) कैसे निकलेगा? सबसे पहले चेक करो क्या एम्प्लॉय छुट्टी लेके इंडिया में जर्नी परफॉर्म कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड जो जर्नी परफॉर्म कर रहा है दैट इज विद इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ जर्नीज अलाउड इन अ ब्लॉक। एक ब्लॉक में मैक्सिमम 2 जर्नीज ही अलाउड है। तो क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? अगर हाँ तो एग्जेम्पशन मिलेगी, और अगर नहीं तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और एग्जेम्पशन का अमाउंट कैसे निकलेगा अगर मिलेगी तो? अगर एयर से परफॉर्म कर रहा है जर्नी, फ्लाइट से जा रहा है, तो इकोनॉमी क्लास का जो भी किराया होगा नेशनल कैरियर का बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन और एक्चुअल अमाउंट स्पेंट ऑन हिमसेल्फ एंड फैमिली व्हिचएवर इज लोअर की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और अगर वो जर्नी परफॉर्म करता है एनी अदर मोड से, तो हमें देखना है कि क्या वो प्लेस ऑफ ओरिजिन और डेस्टिनेशन रेल से कनेक्टेड है, रेल से जाया जा सकता है। यस, जाया तो जा सकता है। तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन शैल बी फर्स्ट क्लास एसी का किराया और एक्चुअल अमाउंट स्पेंट ऑन हिमसेल्फ एंड फैमिली व्हिचएवर इज लो। और अगर रेल से कनेक्टेड नहीं है प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, तो क्या और कोई रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल बस? हाँ, देन अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन शैल बी फर्स्ट क्लास डिलक्स बस का किराया फॉर द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन और एक्चुअल अमाउंट स्पेंट ऑन हिमसेल्फ एंड फैमिली व्हिचएवर इज लो। And if there is no recognized public transport system for that journey, the amount of exemption shall be first class AC fare assuming the journey has been performed by rail or actual amount spent on himself and family whichever is low। सर एक तो हमें ये बताओ कि यहां पर फैमिली का क्या मतलब है? फैमिली का मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह आ रहा है, बार बार आ रहा है कई कई टॉपिक्स में, तो फैमिली का मतलब क्या है वो अभी हम पढ़ लेंगे। दूसरा सर हमें ये बताओ कि ब्लॉक का क्या मतलब है? आप कह रहे हो 4 सालों में 2 जर्नीज अलाउड है, तो 4 सालों का क्या मतलब है? क्या 4 सालों का मतलब है डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एम्प्लॉय से 4 साल गिनेंगे? कब से 4 साल गिनना शुरू करेंगे? तो ये भी पढ़ना बाकी है कि ब्लॉक का क्या मतलब है। आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। मीनिंग ऑफ फैमिली अभी पढ़ेंगे। ब्लॉक का मतलब देखते हैं और देखते हैं कितनी जर्नीज एक ब्लॉक में अलाउड है। यहां पे हमने सेकंड कंडीशन क्या पढ़ी कि एग्जाम्पशन तभी मिलेगी जो आप जर्नी परफॉर्म कर रहे हो दैट इज विद इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ जर्नीज अलाउड इन अ ब्लॉक। ब्लॉक में अगर 2 जर्नीज अलाउड है तो आपको 2 के लिए ही एग्जाम्पशन मिलेगी, तीसरी जर्नी के लिए एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, भले ही आपने इंडिया के अंदर परफॉर्म की हो। तो पढ़ते हैं। limit on number of journeys up to which exemption can be claimed under section 10 clause 5। exemption can be claimed in respect of only 2 journeys performed in a block of 4 calendar years। 4 कैलेंडर ईयर्स में मैक्सिमम 2 जर्नीज के लिए ही एग्जेम्पशन अवेलेबल है। ब्लॉक का क्या मतलब है? ये 4 कैलेंडर ईयर्स का ब्लॉक, इसका क्या मतलब है यहां पर बता रखा है। ब्लॉक इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। ब्लॉक एप्लीकेबल फॉर करंट पीरियड इज 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक। 4 साल के गवर्नमेंट ने ब्लॉक्स नोटिफाई कर रखे हैं। अब कौन सा ब्लॉक चल रहा है? 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2021। फिर उसके बाद अगला ब्लॉक कौन सा आएगा? 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2025। 4 साल के ब्लॉक बना रखे हैं एंड सो ऑन। इसी तरह से ब्लॉक्स चलते रहेंगे। अब देखो, कहने का मतलब ये है 1 जनवरी 2018 से लेकर, ये हो गया साल 2018 पूरा, साल 2019, साल 2020 और साल 2021। इसको बोला गया एक ब्लॉक। इसके बाद क्या होगा? फिर ईयर एंडिंग 2022 नेक्स्ट ब्लॉक का पहला ईयर,
फिर 2023, फिर 2024, फिर 2025। ये हो गया दूसरा ब्लॉक। लॉ क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक में मैक्सिमम 2 जर्नीज अलाउड हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस ब्लॉक में इस साल घूमने चले गए, लेट्स से फ्लाइट से गए हो और इकोनॉमी क्लास का किराया उसी से आप गए हो 10,000 रुपये। एम्प्लॉयर ने आपको 10,000 रुपये दे दिए, तो ये अमाउंट स्पेंट और अमाउंट रिसीव्ड कितना है, लेट्स से 10,000। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट एग्जेम्प्ट अंडर 10(5), वो अमाउंट स्पेंट के इक्वली आ रहा है, तो 0 आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। नेक्स्ट ईयर में आप फिर घूमने गए, 10,000 रुपये लगाए इकोनॉमी क्लास पर और शॉर्टेस्ट रूट से आप गए, 10,000 रुपये आपने खर्च किए, उतने ही एम्प्लॉयर ने दे दिए, तो टैक्सेबल अमाउंट आ गया 0। अब फिर 2020 में आप फिर गए, 10,000 रुपये लगाए, एम्प्लॉयर ने दे दिए 10,000। अब इस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 एग्जेम्पशन ही अलाउड थी, 2 जर्नीज के लिए ही। आपने एक तो इस जर्नी के लिए एग्जेम्पशन ले ली, एक इस जर्नी के लिए। अब यहां तक कितना भी घूमो कोई एग्जेम्पशन अब नहीं मिलेगी। तो ऐसे केस में साल 2020 में जब आप घूमोगे तो इसमें आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। टैक्सेबल अमाउंट क्या आ जाएगा, 10,000 रुपये। फिर दोबारा अगर आप घूमने गए हो तो टैक्सेबल अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड 10,000 रुपये। फिर अगर आप यहाँ पे घूमने गए हो तो फिर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। कहने का मतलब एक ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स में यू आर एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन मैक्सिमम इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 जर्नीज। सर एक ही साल में 2 जर्नीज परफॉर्म कर दी, मान के चलो ये यहीं पे कर देते तो कोई नहीं, हम तो ब्लॉक में एक ब्लॉक में 2 जर्नीज अलाउड कर रहे हैं, तो आप एक साल में ही 2 बार घुमाए तो भी हमें कोई इशू नहीं। अब देखो, एक ब्लॉक में कितनी जर्नीज अलाउड है, मैक्सिमम 2 जर्नीज। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एम्प्लॉय किसी काम की वजह से जर्नी नहीं परफॉर्म कर पाता। हो सकता है वो इस ब्लॉक में सिर्फ एक ही जर्नी परफॉर्म कर पाया हो, एक ही बार घूमने गया हो। तो सर इस पूरे ब्लॉक में तो वो एक ही बार घूमने गया है, उसको अलाउड कितनी थी, अलाउड तो सर उसे 2 थी। परफॉर्म उसने कितनी की, 1 जर्नी। सर नेक्स्ट ब्लॉक में उसे कितनी अलाउड होंगी, नेक्स्ट ब्लॉक में उसे फिर 2 अलाउ होंगी। और अगर वो 2 ही परफॉर्म कर ले तो उसे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। एम्प्लॉय का कहना यह है कि जी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उन 4 सालों में टाइम नहीं लगा घूमने का, तो क्या इस ब्लॉक में 2 में से जो जर्नी मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, क्या नेक्स्ट ब्लॉक में कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं एग्जेम्पशन। तो इस तरह का बेनिफिट भी लॉ ने दिया है कि अगर आप प्रीवियस ब्लॉक में 2 से भी कम जर्नी परफॉर्म कर पाए हो, यानी या तो आपने 0 परफॉर्म किए या एक ही जर्नी करी है, तो हम इस ब्लॉक में से आपको नेक्स्ट ब्लॉक में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 1 जर्नी के लिए एग्जेम्पशन। और तो अगर इस ब्लॉक में आपने 1 या 1 से कम जर्नी परफॉर्म की है तो उसी की एग्जेम्पशन आपने ली होगी, एक एग्जेम्पशन आपकी अभी और बची हुई है, तो नेक्स्ट ब्लॉक में आपको हम 3 जर्नीज के लिए एग्जेम्पशन दे देंगे, प्रोवाइडेड आप ये जो कैरी फॉरवर्ड करने का बेनिफिट ले रहे हो उसके बाद आप पहले ही साल में, अगले ब्लॉक के पहले ही साल में कोई जर्नी परफॉर्म करोगे। ये नहीं है कि कैरी फॉरवर्ड कर लिया उसके और बाद में कभी घूमने जा रहे हैं, नहीं घूम पाए इस ब्लॉक में, तो अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर स्टार्ट होते ही आपको नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में ही जाओगे, तभी आपको इस ब्लॉक में हम 3 जर्नीज के लिए एग्जेम्पशन
देंगे। रिपीट कर दूं सारी बात। ब्लॉक का मतलब आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एम्प्लॉय से स्टार्ट नहीं करना। ब्लॉक का मतलब फाइनेंशियल ईयर्स नहीं है। ब्लॉक का मतलब है कैलेंडर ईयर्स, वो भी गवर्नमेंट ने बता रखे कब से। 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2021 का एक ब्लॉक बना रखा है, इसमें मैक्सिमम 2 एग्जेम्पशंस मिलेंगी। फिर 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का ब्लॉक बना रखा है 4 कैलेंडर ईयर्स का, उसमें आपको मैक्सिमम 2 एग्जेम्पशन मिलेंगी। हर ब्लॉक में 2 एग्जेम्पशन मिलेंगी। लेकिन अगर किसी ब्लॉक में आप 2 से कम जर्नीज परफॉर्म कर पाए तो आप उससे नेक्स्ट ब्लॉक में 3 जर्नीज के लिए एग्जेम्पशन ले सकते हो, प्रोवाइडेड पहली जर्नी तो आप फर्स्ट कैलेंडर ईयर में ही नेक्स्ट ब्लॉक के परफॉर्म कर लो। पढ़ते हैं ये बात कैसे लिखी है। एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली 2 जर्नीज परफॉर्म्ड इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स। ब्लॉक का क्या मतलब है वो बता दिया है। हाउएवर एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 जर्नीज। वैसे तो 2 जर्नीज के लिए अलाउड है, लेकिन 3 जर्नीज के लिए भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी इन अ ब्लॉक इफ एग्जेम्पशंस क्लेम्ड इन अ प्रीवियस ब्लॉक वर लेस देन 2। पिछले ब्लॉक में 2 से भी जर्नी कम परफॉर्म की थी, एंड अ जर्नी इज परफॉर्म्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ करंट ब्लॉक। करंट ब्लॉक के पहले साल में करोगे तब पिछले ब्लॉक में से एक कैरी फॉरवर्ड करके आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। तो जनरल रूल, एक ब्लॉक में मैक्सिमम 2 एग्जेम्पशन ही अलाउड है। एक्सेप्शनल से केस क्या बन सकता है कि पिछले ब्लॉक में लेस देन 2 थी जर्नी जो आपने परफॉर्म की, एग्जेम्पशन ली उनके लिए, और नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट कैलेंडर ईयर में यू हैव परफॉर्म्ड जर्नी, तब आपको नेक्स्ट ब्लॉक में 3 एग्जेम्पशन भी मिल सकती है। चलो सेकंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, ए जर्नी इज परफॉर्म्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ करंट ब्लॉक। यहां पर लिख लो एटलीस्ट। कहीं आप सोचो कि पहले साल में सिर्फ एक ही जर्नी परफॉर्म करोगे तो ही एग्जाम्पशन मिलेगी। हो सकता है आप अगले उसमें इसी कैलेंडर ईयर में 3 बार घूमाओ, कोई इशू नहीं है। कम से कम एक जर्नी तो इस कैलेंडर ईयर में होनी ही चाहिए। तो यहां पर लिख लो एटलीस्ट अ जर्नी इज परफॉर्म्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ करंट ब्लॉक। चलिए जी, एग्जेम्पशन किस बात की मिल रही थी, दिल्ली से गोवा तक का, प्लेस ऑफ ओरिजिन से प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन तक का ट्रेवलिंग का खर्चा जो एम्प्लॉयर ने दिया है, रिइंबर्समेंट किया है, उसका एग्जेम्पशन मिल रही थी। अब सवाल उठता है कि सर फ्लाइट तो स्टार्ट होगी दिल्ली से गोवा के लिए, दिल्ली से स्टार्ट होगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो हो सकता है दिल्ली में ही कोई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए भी रास्ते में कोई ऑटो रिक्शा करे या कैब करे। भाई दिल्ली से गोवा जाना है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हो रही है, या इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट से जर्नी स्टार्ट हो रही है गोवा के लिए, लेकिन उस रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंचने तक के लिए भी तो कुछ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है, एग्जाम्पल ऑटो रिक्शा या कैब की। तो सवाल उठ रहा है कि अगर ये खर्चा भी एम्प्लॉयर रिइंबर्स कर रहा है तो क्या इसके लिए भी सेक्शन 10 क्लॉज 5 में एग्जेम्पशन अवेलेबल है? आंसर इज नो। एग्जेम्पशन सिर्फ जहां से आपकी ट्रैवलिंग स्टार्ट हो रही है एक्चुअल उसी फेयर के लिए एग्जेम्पशन मिलेगी, क्योंकि फॉर्मूला भी इन्होंने क्या बना रखा है कि अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो तो फ्लाइट के किराए की एग्जेम्पशन दे रहे हैं ना, तो वहां तक पहुंचने का, एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के खर्चे के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है। यही बात यहां लिखी है पेज नंबर 28 पर, थर्ड पॉइंट। एग्जेम्पशन शेल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ फेयर इनकर्ड फॉर जर्नी ओनली। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस रिइंबर्स्ड ऑन कन्वेंस फ्रॉम रेजिडेंस टू द रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या बस स्टैंड एंड बैक शेल बी टैक्सेबल। वो अमाउंट अगर मिल रहा है तो उसके लिए एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है, वो टैक्सेबल होगा। अब हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के लिए पैसे दे रहा है या उसकी फैमिली के लिए दे रहा है।
तो उसे एग्जेम्पशन मिल जाती है। फैमिली का क्या मतलब है? फैमिली का मतलब है, पढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ LTC LTA। फैमिली का मतलब है बीवी, बच्चे, वेदर डिपेंडेंट और नॉट। स्पाउस और बच्चे भले ही डिपेंडेंट हों या ना हो, फैमिली में कवर्ड है, जनरली डिपेंडेंट ही होते हैं। पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, इनके लिए भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, प्रोवाइडेड दीज आर डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय। इनके लिए तभी एग्जेम्पशन मिलेगी जब ये डिपेंडेंट हैं, तभी हम इन्हें फैमिली में कवर्ड करेंगे। चलिए जी, एग्जेम्पशन का अमाउंट निकालते हुए क्या लिखा हुआ है? अमाउंट स्पेंट ऑन हिमसेल्फ एंड फैमिली। फैमिली के अलावा किसी पर स्पेंड कर रहा है एम्प्लॉय, फॉर एग्जाम्पल अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जा रहा है, एम्प्लॉयर उसे रिइंबर्स कर रहा है, तो क्या गर्लफ्रेंड के लिए जो फ्लाइट खरीदी, क्या उसकी एग्जेम्पशन मिलेगी? आंसर इज नो। स्पाउस कवर्ड है, गर्लफ्रेंड कहीं कवर्ड नहीं। तो स्पाउस, चिल्ड्रन, वेदर डिपेंडेंट और नॉट, ये फैमिली का हिस्सा माने जाएंगे, इनके लिए एग्जेम्पशन मिल जाएगी। पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ये इनके लिए एग्जेम्पशन तभी मिलेगी, ये फैमिली का हिस्सा तभी बनेंगे जब दीज आर डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय। और देखो, इट मे बी नोटेड दैट चिल्ड्रन शेल इंक्लूड स्टेप चाइल्ड और अडॉप्टेड चाइल्ड। जहां कहीं पे भी आपको चाइल्ड वर्ड यूज हो, समझ जाना उसमें स्टेप चाइल्ड या अडॉप्टेड चाइल्ड, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, ये भी चाइल्ड में या चिल्ड्रन की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। 1 अक्टूबर 1998 से पहले इस पीरियड के दौरान फैमिली की डेफिनेशन में चिल्ड्रन इंक्लूडेड है, वेदर डिपेंडेंट और नॉट। तो एम्प्लॉय के कितने भी बच्चों को वो घुमाने लेके जाए, एग्जेम्पशन मिल जाती थी। कितने भी बच्चे हों एम्प्लॉय के, 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों को घुमाने लेके गया, उनकी टिकट पर या ट्रैवलिंग पर जो भी खर्चा आया उसकी एग्जेम्पशन मिल जाती है, एम्प्लॉयर ने रिइंबर्स किया है। तो 1 अक्टूबर 1998 ऑनवर्ड्स पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मेजर क्या लिया कि 1 अक्टूबर 1998 ऑनवर्ड्स मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ही एग्जेम्पशन अवेलेबल है। यानी जो बच्चे 1 अक्टूबर 1998 से पहले पैदा हुए हैं एम्प्लॉइज के, तो उन सभी बच्चों की एग्जेम्पशन अलाउड है, कोई इशू नहीं है। 1 अक्टूबर 1998 ऑनवर्ड्स जो भी बच्चे पैदा हुए होंगे, उनमें से मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए एग्जेम्पशन अलाउड है। तो अगर किसी एम्प्लॉय के 1 अक्टूबर 1998 से पहले 3 बच्चे और फिर 1 अक्टूबर 1998 के बाद 2 बच्चे और हो गए, टोटल 5 बच्चे, एग्जेम्पशन कितने के लिए मिलेगी? पहले वालों में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बाद वालों में मैक्सिमम 2 होने चाहिए, तो 5 बच्चों के लिए एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर किसी एम्प्लॉय के 1 अक्टूबर 1998 से पहले 0 बच्चे हैं, बाद में हो गए 3 बच्चे, तो एग्जेम्पशन कितने के लिए मिलेगी? मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। अगर किसी एम्प्लॉय के 1 अक्टूबर 1998 से पहले 5 बच्चे हैं और बाद में 2 बच्चे और हो गए, तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितनों के लिए मिलेगी? 1 अक्टूबर 1998 से पहले तो सभी के लिए और बाद वालों के लिए मैक्सिमम 2, तो 7 बच्चों के लिए एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर किसी एम्प्लॉय के 1 अक्टूबर 1998 से पहले 2 बच्चे हैं
1 अक्टूबर 1998 ऑनवर्ड्स मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए एग्जामिशन मिलेगी। अगर इसका पहला बच्चा हुआ तो क्या इसके लिए एग्जामिशन मिलेगी? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, 2 बच्चे तो अलाउड आप कह रहे हो 1 अक्टूबर 1998 ऑनवर्ड्स। अब इसके बाद जो बच्चे हुए एम्प्लॉय के वो हो गए ट्विंस, जुड़वा बच्चे हो गए, यानी एक ही बारी में 2 बच्चे हो गए। प्लेन रीडिंग जो अभी तक लॉ की समझी क्या कह रही है कि 1 अक्टूबर 1998 ऑनवर्ड्स मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए एग्जेम्पशन अलाउड है। तो पहला बच्चा हुआ, एग्जेम्पशन अलाउड थी। एक और बच्चा हो रहा है, अब माँ बाप को तो नहीं पता था ट्विन होगा या क्या होगा, तो उन्होंने तो अकॉर्डिंगली यही प्लान किया था कि एक बच्चा हो रहा है उसके लिए भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन ये तो ट्विंस बच्चे हो गए, 2 बच्चे इकट्ठा हो गए। तो ऐसे केस में सवाल उठा कि एक बच्चा, इसकी तो एग्जेम्पशन मिलेगी, इसमें कोई इशू नहीं है। अब ये 2 बच्चे जो हो रहे हैं 1+1, लॉ क्या कह रहा है? 2 बच्चों के लिए अलाउड है 1 अक्टूबर 1998 ऑनवर्ड्स। अब एम्प्लॉयर के लिए, बेचारे के लिए क्या समस्या आ गई कि इन दोनों में से किसे लेके जाओ। दोनों को लेके जाऊंगा तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। सोचा तो यही था कि एक ही बच्चा होगा, अब ये दोनों हो गए, क्या करें? तो लॉ ने एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया। कितनी छोटी सी बात का भी लॉ ने ध्यान रखा है कि अगर 1 अक्टूबर 1998 के बाद पहला बच्चा होने के बाद ट्विंस हो जाएं, इनफैक्ट लॉ ने वर्ड ट्विंस भी वर्ड यूज नहीं किया, मल्टीपल बर्थ वर्ड यूज किया कि एक से ज्यादा बच्चे अगर हो जाएं पहले बच्चे के बाद, इकट्ठे जितने भी बच्चे हुए पहले बच्चे के बाद, उन सभी के लिए एग्जेम्पशन मिल जाएगी, और इसके लिए तो मिलनी ही थी। तो ऐसे केस में जहां पर 1 अक्टूबर 1998 से पहले तो 2 बच्चे थे, फिर एक हुआ, फिर 2 इकट्ठे हो गए, तो सभी के लिए एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इनके लिए क्यों मिली? ये तो 1 अक्टूबर 1998 से पहले पैदा हुए। इसके लिए क्यों मिली? क्योंकि तो विद इन 2 चाइल्ड था। और इनके लिए क्यों मिली? क्योंकि पहले अकेले चाइल्ड के बाद 2 इकट्ठे पैदा हुए हैं, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो 2 3 4 5 5 बच्चों के लिए एग्जेम्पशन मिल जाएगी। पढ़ते हैं ये बात कैसे लिखी है। फैमिली क्या मतलब है? फैमिली में चिल्ड्रन शामिल हैं। 1 लिखकर यहां पर एक्सप्लेन किया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन बोर्न ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 1998। 1 अक्टूबर 1998 से पहले वाला में तो कोई इशू नहीं है, वो तो चिल्ड्रन की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। लेकिन जो 1 अक्टूबर 1998 ऑनवर्ड्स पैदा हुए हैं, exemption shall be allowed only in respect of maximum 2 children and where children born out of multiple birth after the first child born on or after 1 October 1998, then exemption shall be allowed in respect of such first child and all such children born out of multiple birth। यही एग्जाम्पल हमने लिया। आई होप अब आपको ये समझ आ रहा हो। इसी के साथ ही हमारा एलटीसी का सारा टॉपिक फिनिश हुआ। अब करते हैं इस पर क्वेश्चंस। Mr. X went to Srinagar on a holiday on 15th November 2020 with his wife and 3 children। 3 बच्चों के साथ चला गया। 1 son age 6 years, twin daughters age 3 years। They went by aeroplane, economy class, and the total cost of tickets by his employer was 58,000, 43,000 for adults and 15,000 for 3 minor children। Compute the amount of LTC exempt। कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट है? पार्ट बी क्या है इसे अभी बाद में देखेंगे ये क्या चीज है। चलिए, ये है अपना प्रीवियस ईयर 2021। मिस्टर एक्स कब गया जर्नी पर? 15 नवंबर 2020 को। कहाँ? श्रीनगर, इंडिया के अंदर। इंडिया के बाहर जाता तो कोई एग्जेम्पशन मिलती ही नहीं, इंडिया के अंदर ही घूमने गया है। कौन कौन गए हैं जर्नी पर? एक तो एम्प्लॉय खुद,
प्लस उसकी वाइफ प्लस 3 बच्चे। अब ये 3 बच्चे अगर 1 अक्टूबर 1998 से पहले पैदा हुए हैं तो कोई इशू नहीं है, उनके लिए एग्जेम्पशन मिल जाएगी। 1 अक्टूबर 1998 के बाद पैदा हुए हैं अगर ये, तो मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए एग्जेम्पशन मिलेगी, प्रोवाइडेड वो एक्सेप्शन वाला केस ना हो डबल बच्चों वाला। तो 3 बच्चे कौन है ये? कहता है 1 सन जिसकी एज 6 साल है। तो चिल्ड्रन गए हैं कौन कौन? एक सन जिसकी एज है 6 साल और ट्विन डॉटर्स 1 + 1 गए हैं, इकट्ठे पैदा हुए थे, इनकी एज है 3 साल। तो पहले कौन पैदा हुआ होगा? जिसकी एज 6 साल है एज ऑन टुडे, वो पहले पैदा हुआ होगा। और इनकी एज 6 साल और 3 साल है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, तो पक्की बात है 1 अक्टूबर 1998 के बाद पैदा होने वाले बच्चे हैं। तो इनमें से किसके लिए एग्जेम्पशन मिलेगी? वैसे तो 1 अक्टूबर 1998 ऑनवर्ड सिर्फ 2 बच्चों के लिए एग्जेम्पशन अलाउड है, लेकिन अगर ये स्पेशल केस हो, स्पेशल केस क्या था कि एक बच्चा अक्टूबर 1998 के बाद हुआ है और उसके बाद मल्टीपल बर्थ्स हुए, तो किसके लिए एग्जेम्पशन मिलेगी? इसके लिए भी और इनके लिए भी। अच्छा सर, अगर पहले ही मल्टीपल बर्थ हो जाए, ये ट्विंस अगर पहले हो जाते फिर ये बच्चा बाद में होता, तो क्या तीनों के लिए एग्जेम्पशन मिलेगी? नहीं। हमने क्या पढ़ा है कि 1 अक्टूबर 1998 ऑनवर्ड्स मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर पहले एक हो जाए फिर बाद में मल्टीपल हो जाए तो सभी के लिए एग्जेम्पशन मिलेगी। पहले ही मल्टीपल हो जाए फिर बाद में कोई एक हो, उसके लिए एग्जेम्पशन नहीं है। चलिए जी, तो ऐसे केस में एक सन पहले हुआ है, बाद में 2 हुए हैं, तो इन सभी के लिए, तीनों के लिए एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब अमाउंट देखते हैं कितना मिला एम्प्लॉय को। 58,000 रुपीज की टिकट्स खरीदी, 43,000 फॉर एडल्ट्स, इन दोनों के लिए 43,000 और 3 बच्चों के लिए 15,000 रुपये, इनके लिए टोटल 15 पर चाइल्ड या पर पर्सन नहीं है, टोटल फीस है, टिकट का प्राइस है, तो 15,000 रुपये बच्चों का खर्चा है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एलटीसी एग्जेम्प्ट। तो अमाउंट ऑफ एलटीसी एग्जेम्प्ट कैसे निकलता है? सेक्शन 10(5) में चार्ट खोलो और देखो क्या लिखा हुआ है, चेक करो कि आप फ्लाइट से जा रहे हो या एनी अदर मोड से जा रहे हो। तो ये तो फ्लाइट से ही जा रहे हैं, तो फ्लाइट से जाते हैं तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्या आता है? इकोनॉमी क्लास से एयर इकोनॉमी फेयर फॉर शॉर्टेस्ट रूट और amount spent on himself and family whichever is lower। तो एयर इकोनॉमी रूट का प्राइस कितना है? तो वो क्वेश्चन ने बताया कि इकोनॉमी क्लास से गए हैं, उसी के प्राइस एम्प्लॉयर ने बियर किया, पे किया 58,000 और अमाउंट स्पेंट ऑन हिमसेल्फ एंड फैमिली वो भी 58,000 है, जितने के टिकट है उतने का ही प्राइस रिम्बर्स या बियर हुआ, तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्या आ जाएगा? 58,000। उसके बाद आ रहा है पार्ट बी, विल द आंसर बी डिफरेंट इफ अमंग हिज 3 चिल्ड्रन द ट्विन्स आर 6 ईयर ओल्ड, पहले ट्विन हुए हैं, एंड सन 3 ईयर्स ओल्ड, सन अभी हुआ है। तो जब पहले ही ट्विन्स हो गए तो एग्जेम्पशन सिर्फ 2 बच्चों के लिए ही मिलेगी। तो ऐसे केस में अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्या आएगा? एयर इकोनॉमी फेयर ऑफ शॉर्टेस्ट रूट वो कितना है? 43,000 इनके लिए, और बच्चों के लिए सिर्फ 2 बच्चों का लेंगे तो 15,000, अगर 3 बच्चों का किराया तो 2 बच्चों का कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये।
तो ऐसे केस में आंसर क्या आ जाएगा? इकोनॉमी, एयर इकोनॉमी फेयर फॉर द शॉर्टेस्ट रूट। अब की बार किसका लेंगे? बच्चों का तो लेंगे ही नहीं। 43,000 प्लस 10,000 53,000 और अमाउंट स्पेंट ऑन हिमसेल्फ एंड फैमिली 53,000। फैमिली में अब ये तीसरा बच्चा तो आ ही नहीं पाएगा। विच एवरेज लोअर क्या आ जाएगा? 53,000 की एग्जेम्पशन। अच्छा, अमाउंट मिला कितना इसे एम्प्लॉयर से? ऐसे केस में टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट एग्जेम्प्ट। इसे अमाउंट मिला कितना है? 43,000 तो एडल्ट्स के लिए और 15,000 तीन बच्चों के लिए। 58,000 अमाउंट इसे मिला है। उसमें से पार्ट ए में कितना एग्जाम्प्ट हो रहा था? पूरा 58। और सेकंड पार्ट में कितना एग्जाम्प्ट होगा? सिर्फ 53। तो ऐसे केस में टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा? 5,000। चलिए ये देखते हैं आप। मिस्टर डी वेंट ऑन ए हॉलीडे ऑन 25th December 2020 to Delhi with his wife and 3 children. One son, age 5 years, twin daughters, age 2 years. यानी पहले एक बच्चा हुआ है, फिर उसके बाद ट्विन डॉटर्स हुए हैं, तो इन तीनों के लिए एग्जाम्पशन अलाउड है। They went by flight economy class and the total cost of tickets reimbursed by employer was 60,000. 45,000 plus 15,000 for 3 minor children. तो इसमें पूरा अमाउंट एग्जाम्प्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सभी फैमिली का हिस्सा बनेंगे, सभी के लिए एग्जाम्पशन अलाउड है इकोनॉमी क्लास तक की। चलिए, तो ये था अपना LTC या LTA का टॉपिक। क्या क्या परक्विजिट्स हम कर चुके हैं? आज हमने लीव ट्रैवल कंसेशन या लीव ट्रैवल अलाउंस का टॉपिक फिनिश किया है। उसके बाद क्या आ रहा है? फैसिलिटी बाय वे ऑफ ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड अकोमोडेशन एटसेट्रा गिवन बाय एम्प्लॉयर। सर पॉइंट 5 में भी ट्रैवलिंग की बात हो रही थी, पॉइंट 6 में भी ट्रैवलिंग की बात हो रही है। पॉइंट 5 में क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे दे रहा है, या तो पहले ही दे दिए कि घूमने जा या ना जा, इतने रुपए तुझे दे दी, या घूम के आ गया, टिकट एम्प्लॉय ने ले ली, इस बात का रीइंबर्समेंट दे रहा है। यानी 5th पॉइंट में एम्प्लॉय इज पेइंग इन द फॉर्म ऑफ मनी। 6th पॉइंट में क्या हो रहा है? एम्प्लॉय फैसिलिटी दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कि तू घूमने जा, रुक, वहां पर एकोमोडेट कर कहीं पर, ये सारे खर्चे मैं बियर करूंगा। तो 5th पॉइंट में सिर्फ या तो टिकट के पैसे पहले दे दिए या रीइंबर्स कर दिए, तो 5th पॉइंट में कवर्ड है और एग्जेम्पशन अवेलेबल है। 6th पॉइंट में फैसिलिटी दे रहा है एम्प्लॉयर कि तेरी टिकट्स करा दी, तू ट्रैवल कर, वहां पर रुक, घूम, ये सारी फैसिलिटीज पॉइंट नंबर 6 में कवर्ड है। तो यही अब हमें पढ़ना है, फैसिलिटीज बाय वे ऑफ ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड अकोमोडेशन। फैसिलिटी बाय वे ऑफ ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड अकोमोडेशन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या सुविधा दे रहा है? कहीं ट्रैवल करने की, कोई टूर करने की, अकोमोडेशन कहीं रुकने की, यानी एक पूरा टूर पैकेज बनाकर अगर दे रहा है या इस तरह की फैसिलिटीज दे रहा है अलग अलग एम्प्लॉय को या उसकी फैमिली के किसी मेंबर को, तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? टैक्सेबल अमाउंट शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। चेक करो, क्या एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर पे जा रहा है? भाई ऑफिशियल टूर पे जा रहा है, इस वजह से ट्रैवलिंग कर रहा है, कहीं रुक रहा है, तो वो तो ऑफिशियल काम के लिए जा रहा है, तो ये तो उसकी इनकम नहीं मानी जानी चाहिए। तो इफ एम्प्लॉय इज ऑन ऑफिशियल टूर,
तो अगर सिर्फ ऑफिशियल टूर करके वापस आ जाता है तो कोई इनकम नहीं है। लेकिन अगर वो ऑफिशियल टूर पर जाता है और सच ऑफिशियल टूर इज एक्सटेंडेड एज वैकेशन, ऑफिशियल टूर पे गया, कोई एग्जाम्पल सीए फर्म में कोई सीए ऑडिट करने गया, ऑडिट का काम 10 दिन का था, दिल्ली से गोवा ऑडिट होनी थी, तो 10 दिन उसने ऑडिट का काम निपटाया, फिर उसने 5 दिन सोचा कि अब यहाँ पे आया हुआ हूँ तो थोड़ा सा और घूम लेता हूँ, तो उसने एम्प्लॉयर को फोन मिला दिया जी कि मैं 5 दिन और रुकूंगा, मेरा होटल वोटल बुक करा दो 5 दिन का और। तो एम्प्लॉयर ने कहा भाई चल ठीक है। तो अगर एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर पर है, यस, लेकिन उस टूर को उसने एक्सटेंड करा लिया एज वैकेशन, 10 दिन की ऑडिट थी, अब उसने 15 दिन का करा लिया अपना टूर, 5 दिन वो घूमेगा, यस, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या आएगा, जितना हाईलाइट करूं उतना, टैक्सेबल अमाउंट शैल बी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड या रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन सच फैसिलिटीज फॉर एम्प्लॉय फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ओनली। भाई 15 में से 10 दिन तो ऑडिट के ही काम के लिए गया था, 10 दिन जो रुका होगा होटल में, खाने पीने का जो भी खर्चा आया होगा होटल का, वो सब तो ऑफिशियल पर्पस के लिए माना जाएगा। बैलेंस 5 डेज एक्सटेंडेड पीरियड के लिए जो भी ये फैसिलिटीज अरेंज की एम्प्लॉयर ने, उसका खर्चा जो भी बना वो एम्प्लॉय की इनकम में एज टैक्सेबल अमाउंट आएगा। हो सकता है वो साथ में फैमिली को भी लेके गया हो कि मैं ऑडिट पे जा रहा हूं, तुम घूम लेना, 10 दिन बाद मैं घूमूंगा तो तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। तो फैमिली तो गई 15 दिन के लिए सिर्फ घूमने, एम्प्लॉय गया 10 दिन ऑफिशियल पर्पस के लिए और 5 दिन घूमने। तो एम्प्लॉय के नाम का तो हमने सिर्फ एक्सटेंडेड पीरियड का टैक्सेबल अमाउंट ले रहे हैं, जबकि फैमिली तो पूरे 15 दिन के लिए घूमने गई है, तो 15 के 15 दिन के लिए जो भी खर्चा एम्प्लॉयर ने किया दैट विल बिकम पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज इनकम। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड या रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन सच फैसिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली ऑफ एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए तो यहां पे कवर्ड है, फॉर एंटायर टूर पीरियड। फैमिली का तो पूरा टूर पीरियड, फैमिली का कोई काम ही नहीं था ऑफिशियल, तो पूरे टूर के लिए फैमिली पर जो भी खर्चा किया दैट विल बी टैक्सेबल अमाउंट। तो फैमिली पर पूरे टूर पीरियड का खर्चा प्लस एम्प्लॉय के लिए सिर्फ एक्सटेंडेड पीरियड का खर्चा, दोनों को ऐड कर दो, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। और अगर एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर पर गया 10 दिन के लिए, लेकिन उसने इसे एक्सटेंड नहीं कराया, सिर्फ 10 दिन ऑडिट निपटाकर वापस आ गया, 5 दिन इसने कोई टूर अपना पर्सनल नहीं किया, तो क्या है, चेक इफ ऑफिशियल टूर इज एक्सटेंडेड एज वेकेशन, क्या इसे बढ़ा दिया गया इन द फॉर्म ऑफ वेकेशन, नो। तो ऐसे केस में एम्प्लॉय का जो खर्चा इनकर किया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय पर, वो तो सारा ऑफिशियल पर्पस है, हाँ साथ में फैमिली को लेके गया होगा 10 दिन के लिए, तो 10 दिन का जो टूर का खर्चा है फैमिली पर, वो एम्प्लॉय की इनकम बनेगा। तो क्या लिखा है, टैक्सेबल अमाउंट शैल बी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड या रिइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन सच फैसिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली ऑफ एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉय ड्यूरिंग द टूर। जो भी टूर जितने पीरियड का था उस पीरियड पर जो भी फैमिली पर खर्चा किया है दैट विल बिकम टैक्सेबल अमाउंट। और अगर एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर पे था ही नहीं, 15 दिन का टूर था, पूरी तरह से एम्प्लॉय का पर्सनल, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड या रिइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन सच फैसिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूडिंग एम्प्लॉय फॉर एंटायर टूर पीरियड। जब कोई ऑडिट वगैरह कुछ ऑफिशियल पर्पस था ही नहीं, तो जितने दिन के लिए भी रुका एम्प्लॉय और उसकी फैमिली पर जो भी खर्चा हुआ दैट विल बिकम टैक्सेबल अमाउंट। तो ये था फैसिलिटी बाय वे ऑफ ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड अकोमोडेशन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। एलटीसी में सेक्शन 10 क्लॉज 5 में एग्जाम्पशन अवेलेबल है, लेकिन अगर इस तरह की फैसिलिटी दी जा रही है या टूरिंग अकोमोडेशन एटसेट्रा का रिइंबर्समेंट या एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया जा रहा है, तो ऐसे केस में एग्जाम्पशन 10 क्लॉज 5 में अवेलेबल नहीं है, टैक्सेबल अमाउंट निकलेगा। रिपीट कर दूं, टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा, चेक करो क्या एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर पर जा रहा है, यस। अगर ऑफिशियल टूर पर जा रहा है तो चेक करो क्या उसने इसे एज वेकेशन एक्सटेंड किया है, नहीं, तो यानी एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में जो भी खर्चा करा है वो तो उसकी इनकम
नहीं बनेगा। हाँ, फैमिली को साथ में लेके गया, फैमिली पर जो भी अमाउंट एक्सपेंडिचर इनकर किया पूरे टूर का, दैट विल बिकम टैक्सेबल अमाउंट। और अगर इसने एज वैकेशन इसे एक्सटेंड कर दिया है तो फैमिली के लिए जो भी खर्चा गया पूरे पीरियड का, एम्प्लॉय के लिए जो भी खर्चा किया ओनली फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड, ये टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा। और अगर ये ऑफिशियल टूर नहीं था तो जो भी पूरे पीरियड के लिए खर्चा किया गया ऑन द फैमिली ऑफ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, दैट विल बिकम टैक्सेबल। और देखो other important points relating to perquisites by way of traveling, touring and accommodation. It may be noted that where such facilities are not available uniformly to employees, अगर सभी को अवेलेबल ये फैसिलिटीज नहीं है एम्प्लॉयज को, कुछ स्पेशल एम्प्लॉयज ने अपने लिए इस तरह की फैसिलिटी एम्प्लॉयर से ली है, तो लोग कहता है ऐसे केस में अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, इनकी जगह क्या लेंगे, amount at which such facilities are offered by other agencies to public। कह रहे हैं अगर एम्प्लॉयर सभी को ये फैसिलिटीज देता है, हर एम्प्लॉय को, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, जो भी खर्चा है वो पता लग जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी दे रहा है, सभी के लिए अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है एम्प्लॉयर अमाउंट इनकर्ड में कुछ धांधलेबाजी कर दे, इसको अंडर वैल्यूड करके दिखा दे और एम्प्लॉय की इनकम ना बन पाए। तो ऐसे केस में लिखा हुआ है कि सच फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉइज, देन फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल अमाउंट एज अबव, इंस्टेड ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड और रिम्बर्स्ड, टेक अ वैल्यू एट विच सच फैसिलिटीज आर ऑफर्ड बाय अदर एजेंसीज टू पब्लिक। कि अगर कोई नॉर्मल आदमी अगर जाता तो उसे ये खर्चा कितने में पड़ता, वो अमाउंट हम लेकर चलेंगे, और रादर देन कि जो अमाउंट एम्प्लॉयर बता रहा है मैंने इतना खर्चा किया। चलिए, उसके बाद आ रहा है वेयर एनी फ्री या कंसेशनल जर्नी इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एंगेज इन कैरेज ऑफ पैसेंजर और गुड्स बाय रेलवेज और एयरलाइन, देन सच फैसिलिटी शैल नॉट बी टैक्सेबल। बहुत पुराने टाइम से ये चलता आ रहा है कि रेलवेज वाले अपने एम्प्लॉयज के लिए इस तरह की सुविधा देते हैं कि वो ट्रैवल कर सकते हैं रेलवेज में। एयरलाइंस वाले भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए फैसिलिटी देते हैं कि वो ट्रैवल कर सकते हैं पर्सनल पर्पस के लिए भी एयरलाइंस में, सस्ते प्राइस पर या फ्री में। तो जब से ये परक्विजिट आया कि ट्रैवल करोगे, आपको एम्प्लॉयर सुविधा दे रहा है ट्रैवल करने की, तो आपकी इनकम बना देंगे, तो एयरलाइन के एम्प्लॉयज़ ने और रेलवे एम्प्लॉयज़ ने इस बात का बहुत अपोज किया था। आज से 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम पर लोगों ने बहुत विरोध किया, रेलवे एम्प्लॉयज़ ने और एयरलाइन के एम्प्लॉयज़ ने, कि हम तो अपने एम्प्लॉयर से ये सब सुविधा लेते ही हैं, इसे हमारी इनकम ना बनाया जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी उनकी ज़िद के सामने घुटने टेक दिए और क्या लिखा कि वैसे तो कोई ट्रैवलिंग फैसिलिटी देगा तो एम्प्लॉय की इनकम है, लेकिन अगर ये ट्रैवलिंग फैसिलिटी दी जा रही है पैसेंजर और गुड्स की ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन करने वाले जैसे रेलवेज या एयरलाइंस कंपनीज, तो ये अगर एम्प्लॉयर हैं, ये अपने एम्प्लॉयज़ को ये सुविधा दे रहे हैं ट्रैवल करने की, तो उस केस में एम्प्लॉय के हाथ में इनकम नहीं कैलकुलेट होगी। चलिए जी, इस पर कोई क्वेश्चन? एज सच कोई क्वेश्चन इस पर नहीं है। चलिए जी, टॉपिक भी काफ़ी आसानी था ये। तो हमने लीव ट्रैवल कंसेशन पढ़ लिया आज, कि एम्प्लॉय को पैसे मिल रहे एम्प्लॉयर से कि ले तू घूमने चला जा, तो फिफ्थ पॉइंट में कवर्ड है। अगर एम्प्लॉयर उसके लिए फैसिलिटी अरेंज कर देता है कि ले तू घूमने चला जा, वहाँ रह लियो, घूम लियो, तो ये सारी फैसिलिटीज़ पॉइंट नंबर 6 में कवर्ड है। उसके बाद आ रहा है कि अगर एम्प्लॉयर फूड्स, स्नैक्स, बेवरेजेस ये सब प्रोवाइड करता है, तो क्या ये एम्प्लॉय की इनकम माने जाएंगे? बहुत सारी कंपनीज में, एमएनसीज में इस तरह की फैसिलिटी होती है कि खाना वगैरह आपको ऑफिस में ही मिल जाएगा, आपको पैक करके ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे केस में सवाल उठा है, क्या वो एम्प्लॉय की इनकम मानी जाएगी, क्या उसे उस पर टैक्स देना होगा? पढ़ते हैं।
टी, स्नैक्स, फूड और अदर बिवरेजेस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? टैक्सेबल अमाउंट शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। चेक करो ये सारी चीजें, टी, स्नैक्स, फूड, इफ दीज आर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एट ऑफिस और बिजनेस premise or through paid vouchers which are non-transferable and usable only at eating joints। कह रहा है कि अगर वर्किंग आवर्स के दौरान कि एम्प्लॉय ऑफिस आया, लंच के टाइम पे उसे कुछ खाना खाना है, तो या तो उसे ऑफिस में ही कुछ खाना दिया गया या उस बिल्डिंग में कहीं खाना दिया गया, ऑफिस वाली बिल्डिंग में, या थ्रू पेड वाउचर्स विच आर नॉट ट्रांसफरेबल। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय का खुद की मर्जी का कुछ खाने का मन है, तो ऐसे केस में कंपनीज क्या करती हैं, उन्हें वाउचर्स दे देती है कि इस मॉल में हमारा ऑफिस है तो आपको हमने वाउचर्स दे दिए, यहाँ पर आप कुछ आउटलेट्स हैं वहाँ पे जाके इस वाउचर्स को दोगे, रिडीम कराओगे तो आपको खाना मिल जाएगा। तो अगर वर्किंग आवर्स के दौरान ऑफिस में या बिजनेस प्रेमाइसेस में या पेड वाउचर्स दे दिए कि जो ट्रांसफरेबल नहीं है, आपको खाने ही पड़ेंगे, आप ही के नाम में, तो यानी ऑफिस के टाइम पर खाना दिया जा रहा है, तो चेक करो कि जो दिया जा रहा है क्या वो टी एंड स्नैक्स है, चाय, बिस्किट्स, नमकीन, ये सब चीजें हैं। अगर हाँ तो टैक्सेबल अमाउंट होगा निल, कि भाई ये तो हर ऑफिस में ये सब तो बेसिक सी चीजें दी जाती हैं। ऑफिस में जैसे भी आप पहुंचते हो, सुबह आपको एक चाय मिल जाती है, टी, स्नैक्स, भुजिया, नमकीन, बिस्किट्स, ये सब मिल जाते हैं। तो ये एम्प्लॉय की इनकम नहीं बनाना चाहिए कि ऑफिस वो आया इसलिए थोड़ा सा रिफ्रेश रहेगा, काम करता रहेगा। तो इफ द आइटम प्रोवाइडेड इज टी एंड स्नैक्स, अगर चाय, भुजिया, बिस्किट ये सब दे दिए तो टैक्सेबल अमाउंट रहेगा निल। और अगर खाना दिया है, फूड या नॉन अल्कोहलिक बीवरेजेस, कुछ पीने के लिए दिया है, कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह, इनफैक्ट जूस तो स्नैक्स में ही आ जाएगा, फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस दिया है, तो चेक करो इफ सच आइटम्स आर प्रोवाइडेड इन अ रिमोट एरिया और ऑफशोर इंस्टॉलेशन। अगर खाना ऐसी जगह दिया जा रहा है कि एम्प्लॉय ऐसी जगह काम कर रहा है जहां पर खाना अवेलेबल ही नहीं है, एम्प्लॉय खुद से अरेंज कर ही नहीं सकता, फॉर एग्जाम्पल किसी डैम वाले एरिया में या समुद्र में कोई ऑयल रिग्स बने हुए हैं, वहां पर खाना कहां से लाएगा, कोई दुकान ही नहीं मिलेगी उसे। तो अगर इस तरह के एरियाज में दिया जा रहा है खाना तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा निल। और अगर खाना दिया जा रहा है इस तरह के एरिया के अलावा, एग्जाम्पल नॉर्मल ऑफिस में, तो ऐसे केस में टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? कह रहा है जो भी एम्प्लॉयर ने अमाउंट इनकर किया इन आइटम्स पर, उसमें से डिडक्शन मिल जाएगी ₹50 पर मील पर एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय को हर खाने के लिए ₹50 की डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर उसे खाना दिया जा रहा है अल्कोहलिक बिवरेजेस, दारू पिलाई जा रही है, तो भैया ये कौन सा ऑफिस है जिसमें दारू पिलाई जा रही है, तो वो अच्छे से काम करेंगे। तो ये तो पूरी तरह से बेनिफिट दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, उसे दारू पीनी थी, एम्प्लॉयर ने उसे पिला दी, तो ऐसे केस में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। टैक्सेबल अमाउंट शैल बी अमाउंट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन सच आइटम्स। और अगर ऑफिस आवर्स के अलावा कभी कुछ एम्प्लॉयर खाने के लिए दे रहा है तो एम्प्लॉय इसमें कोई भी ऑफिशियल पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय शाम को जाता है तो डिनर का खर्चा भी एम्प्लॉयर उठा रहा है, तो इसमें क्या ऑफिस कंपोनेंट हो सकता है? कुछ भी नहीं। तो ऐसे केस में भी टैक्सेबल अमाउंट होएगा अमाउंट इनकर्ड और बाय एम्प्लॉयर ऑन सच आइटम्स। रिपीट कर दूं, एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को अब की बार खाने पीने का सामान, पीने का सामान, तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? अगर ये फैसिलिटीज दी जा रही हैं वर्किंग आवर्स के दौरान ऑफिस में या बिजनेस प्रेमाइस में, या वाउचर्स दे दिए विच आर नॉट ट्रांसफरेबल। अब ध्यान देना है इन सब चीज़ों पर, विच आर नॉट ट्रांसफरेबल, कि एम्प्लॉय ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो खुद ही खाएगा उसी के खाने के लिए। अब क्वेश्चन अगर बोलते ट्रांसफरेबल वाउचर्स है तो आप समझ जाना कि वो इस केस में कवर्ड है। जो भी एग्जेम्पशन मिलेगी, जो भी अमाउंट इन करके एम्प्लॉयर ने, दैट विल बिकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो अगर वर्किंग आवर्स के दौरान
ऑफिस में, बिजनेस प्रेमाइस में, या पेड वाउचर्स के थ्रू कुछ दिया है, तो चेक करो एम्प्लॉय ने क्या खाया है। क्या टी स्नैक्स मिल रही है? टैक्सेबल अमाउंट निल, जनरली ऑफिस में दी जाती है। फूड या नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस, खाना दिया जा रहा है ऐसी जगह पर जहां पर मिल ही नहीं सकता, तो टैक्सेबल अमाउंट निल। बाकी केस में ₹50 पर मील पर एम्प्लॉय तक तो है एग्जेम्प्ट, और बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल। दारू दी जा रही है, अल्कोहलिक बिवरेजेस, तो सारा अमाउंट जो भी एम्प्लॉयर ने इनकर किया दैट विल बिकम टैक्सेबल। इसके अलावा कोई भी केस है तो फिर पूरी तरह से टैक्सेबल। आगे चलते हैं। क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को क्रेडिट कार्ड दे रहा है, आई होप आपको क्रेडिट कार्ड का मीनिंग पता होगा। मेजरली दो तरह के कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे रखे हैं, उन रखे हुए पैसों को आप विड्रॉ करना चाहते हो, तो आप एटीएम में जाओगे और अपना डेबिट कार्ड उसमें डालोगे और पैसे निकलवा लोगे। उसे बोल दिया जाता है डेबिट कार्ड, कि ऑलरेडी यू आर हैविंग फंड्स इन योर अकाउंट एंड यू आर विड्रॉइंग कैश। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, बैंक ने एक तरह से आपको लोन दे रखा है कि आप इतने रुपए, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 2 लाख रुपए, तो उसका मतलब यह है कि आप के अकाउंट में 2 लाख रुपए रखे तो नहीं, लेकिन आप जब चाहो 2 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहा है? क्रेडिट कार्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है। तो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। क्रेडिट कार्ड का क्या करेगा एम्प्लॉय उसमें से कुछ ना कुछ खर्चा करेगा। तो सवाल उठा, क्या जो एक्सपेंस एम्प्लॉय इनकर करेगा क्रेडिट कार्ड के थ्रू, क्या वो उसकी इनकम मानी जानी चाहिए? ऑब्वियसली मानी जानी चाहिए। पढ़ते हैं। टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? टैक्सेबल अमाउंट शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। चेक इफ सच एक्सपेंसेस आर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। क्या पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पसेस के लिए उसने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है? फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड से उसने ऑफिस के लिए स्टेशनरी खरीद ली, या गाड़ियों में पेट्रोल भरवाया जो कि एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होती थी, या कंप्यूटर प्रिंटर वगैरह ऐसा कुछ ऑर्डर कर दिया, यानी पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है वो क्रेडिट कार्ड। यस, तो टैक्सेबल अमाउंट निल आएगा। पर्सनल इंटरेस्ट कोई एम्प्लॉय का है ही नहीं, उसने कुछ बेनिफिट कमाया ही नहीं, तो इनकम कैसे? तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा निल, प्रोवाइडेड फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, नेमली पहली कंडीशन, कंप्लीट डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। कि क्रेडिट कार्ड के जो भी खर्चे एम्प्लॉय कर रहा है उसकी एक पूरी लिस्ट मेंटेन करेगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा एम्प्लॉयर कि क्या क्या खर्चे एम्प्लॉय ने इनकर किए। एंड दूसरी कंडीशन, एम्प्लॉयर गिव्स अ सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट सच एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफिशियल होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। ये कैसे साबित होगा? जब एम्प्लॉयर सारी डिटेल्स मेंटेन करेगा और एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि हाँ आप ऑफिशियल पर्पस के लिए इसे यूज करते थे, तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा निल। और अगर ऐसा नहीं है कि आप हो सकता है प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, या थोड़ा सा प्राइवेट थोड़ा सा ऑफिशियल, तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा अमाउंट पेड या रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। जो भी अमाउंट इनकर करा है एम्प्लॉयर ने, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करेगा, तो जो भी अमाउंट इनकर करेगा एम्प्लॉयर दैट विल बिकम इनकम ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद और आसान सा टॉपिक, अभी आसान से टॉपिक बचे, इनमें ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं, बस आपको याद रखना है भाई क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी, पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पस एग्जेम्प्ट, पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पस नहीं है तो टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट कब होगा? जब सारे रिकॉर्ड्स और सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर दे रहा है। उसके बाद आ रहा है कि किसी क्लब की मेंबरशिप फीस एम्प्लॉयर ने पे कर दी। एम्प्लॉय किसी क्लब का मेंबर बन रहा है और उसकी जो फीस जाती है वो एम्प्लॉयर ने पे कर दी फॉर एम्प्लॉय, तो क्या वो एम्प्लॉय की इनकम बनेगा? पढ़ते हैं। टैक्सेबल अमाउंट शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज।
चेक इफ सच एक्सपेंसेस आर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस, जैसे ऊपर आ रहा था कि अगर पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पस वाला क्लब है, कोई ऐसा क्लब है जहां पे एम्प्लॉयर की जो बिजनेस है उससे रिलेटेड कुछ चीजें हो रही हैं, तो एम्प्लॉय अगर वहां पे कुछ स्किल ले भी रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो वो पूरी तरह से एम्प्लॉयर के फायदे के लिए ही कर रहा है, यस, तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा निल, प्रोवाइडेड फॉलोइंग टू कंडीशंस, यही सेम कंडीशन कि कंप्लीट डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर गिव्स अ सर्टिफिकेट दैट दीज एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। तो अगर ये है दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा निल। और अगर ऐसा नहीं है कि होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज नहीं होगा, कोई क्लब है जहां पर अपने पार्टी चलती है वहां पर जा रहा है, तो वहां पर ऑफिशियल पर्पस कुछ है नहीं, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या आ जाएगा, जो भी अमाउंट पे या रिम्बर्स किया एम्प्लॉयर ने, दैट विल बिकम इनकम ऑफ एम्प्लॉय। हाँ, अगर ये क्लब ऐसा है जहां पर स्पोर्ट्स, हेल्थ या सिमिलर फैसिलिटीज दी जा रही हैं सभी एम्प्लॉयज को, तो यानी ऐसे केस में एम्प्लॉयर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे सारे एम्प्लॉयज हेल्दी रहें, सेहतमंद रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे, तो यहां पर भी एम्प्लॉयर अपने इंटरेस्ट के लिए उन्हें हेल्दी रखवाना चाह रहा है। तो अगर ऐसा एम्प्लॉयर है जो ऐसे क्लब की मेंबरशिप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है फॉर यूज ऑफ हेल्थ, स्पोर्ट्स और सिमिलर फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द एम्प्लॉयर, अगर ऐसा भी है तो भी टैक्सेबल अमाउंट निल आ जाएगा। तो दो एक्सेप्शंस हैं क्लब की, जब टैक्सेबल अमाउंट निल आ जाता है, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाता है। पहली एक्सेप्शन, भाई या तो पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पस के लिए पे किया जा रहा हो क्लब की फीस, या फिर हेल्थ, स्पोर्ट्स या सिमिलर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हो उस क्लब में विच आर यूनिफॉर्मली अवेलेबल टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द एम्प्लॉयर। तो ऐसा करना, अपनी सेहत पर ध्यान देना, ये तो एम्प्लॉयर के फायदे के लिए चीज़ है, स्वस्थ रहेंगे तभी तो अच्छा काम करेंगे, तो ऐसे केस में भी बेनिफिट दिया गया है एग्जेम्पशन का। आगे चलते हैं, उसके बाद आ रहा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ मूवेबल एसेट्स टू एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अब ध्यान दिया करो कहां पर सिर्फ एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा किया जा रहा है, कहां पर फैमिली मेंबर भी कवर्ड है। कई जगह लॉ ने फैमिली मेंबर्स को कवर नहीं किया, कई जगह फैमिली मेंबर्स को कवर किया। तो कुछ फैसिलिटीज अगर फैमिली मेंबर कवर्ड नहीं है तो फैमिली को दी होगी तो टैक्सेबल नहीं होगी, जहां लिखा है कि एम्प्लॉय को दो या फैमिली को दो टैक्सेबल कर देंगे तो फिर टैक्सेबल होगी। चलिए जी, अब की बार क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई मूवेबल एसेट दे रहा है, तो ऐसे केस में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी। टैक्सेबल अमाउंट शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर के पास कोई कंप्यूटर था, वो उसने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया, हो सकता है फ्री में दे दिया हो, या हो सकता है सस्ते में दे दिया हो, या हो सकता है कोई कार थी एम्प्लॉयर के पास, वो उसने एम्प्लॉय को दे दी। सर मोटर कार तो हम पढ़ चुके हैं, वो तो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होती थी। देखो वहां पर आपने पढ़ा था कि मोटर कार यूज करने के लिए दी जा रही है, वहां पर मोटर कार इसलिए नहीं थी कि सेल कर दी एम्प्लॉय को। यहां पे क्या आ रहा है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ मूवेबल एसेट्स। अगर ओनरशिप ही ट्रांसफर कर दी वो यहां पर कवर हो रहा है, यूज करने के लिए दी वो यहां नहीं आ रहा। यूज करने के लिए दी तो क्या होगा वो देख लेंगे अब। तो टॉपिक आ रहा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ मूवेबल एसेट्स टू एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, मीनिंग देयर बाय एम्प्लॉयर इज ट्रांसफरिंग सम मूवेबल एसेट्स टू एम्प्लॉय। और ये ट्रांसफर कैसा हो रहा है, ओनरशिप इसमें ट्रांसफर हो रही है, सिर्फ यूज करने के लिए नहीं दे रहा। तो ऐसे केस में टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा, सिंपल सा रूल है, अगर एम्प्लॉयर ने कोई कार 10 लाख रुपए की खरीदी और खरीदते ही एम्प्लॉय को दे दी, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए में एम्प्लॉय को दे दी, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या आ जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में, 9 लाख रुपए।
अगर एम्प्लॉयर ने कार 15 लाख की खरीदी और 2 साल यूज करने के बाद एम्प्लॉय को दे दी 2 लाख रुपए में, तो ऐसे केस में टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा? 15 लाख माइनस 2 लाख, 13 लाख रुपए? नहीं, 15 लाख तो तब आता टैक्सेबल अमाउंट जब लेते ही बेच देता। थोड़ा साल यूज किया तो वैल्यू भी तो डेप्रिशिएट होगी। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन अगर 3 लाख रुपए हो गया तो 15 लाख माइनस 3 लाख, 12 लाख की चीज 2 लाख में दे दी, तब टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 10 लाख। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है मेरा कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बिना यूज करे कोई मूवेबल एसेट दे देगा तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा जो भी उसकी कॉस्ट थी वो। और अगर एम्प्लॉयर यूज करने के बाद कोई मूवेबल एसेट ट्रांसफर करेगा तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर उसमें से पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, फिर जो अमाउंट निकल के आएगा दैट विल बी टैक्सेबल अमाउंट। पढ़ते, टैक्सेबल अमाउंट इन दिस केस शैल बी कॉस्ट ऑफ एसेट टू द एम्प्लॉयर, जो भी एसेट दे रहा है एम्प्लॉयर उसकी कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल 15 लाख की कार खरीदी, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड इन अ स्पेसिफाइड मैनर। देखेंगे कैसे निकालना है डेप्रिसिएशन। कह रहा है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आज तक का उसका कितना भी डेप्रिसिएशन बना वो ले लो, फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपए, फिर जो अमाउंट निकल के आ गया 12 लाख रुपए, ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा। अगर एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट रिकवर करता है एम्प्लॉयर तो ये तो हमने हमेशा ही पढ़ा है, उसमें से लेस हो जाएगा। एनी अमाउंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉय इज डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल अमाउंट ऑफ परक्विजिट्स। तो ये तो हमें हमेशा ही पता है कि एम्प्लॉय जो भी रुपए देगा एम्प्लॉयर को वो तो रिड्यूस हो जाएंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल अमाउंट। चलिए अब सवाल यही उठता है कि सर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है वो हमें बताओ। कॉस्ट तो क्वेश्चन में दी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये निकल जाएगी। अमाउंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर भी दिया होगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही निकालना बचा है, वो कैसे निकलेगा? ध्यान से सुनना, आपको यहाँ पर उस तरीके से नहीं निकालना जैसे आप अकाउंट्स में निकालते हो या कंपनीज के लिए निकालते हो फॉलोइंग शेड्यूल 2, वैसा आपको काम नहीं करना। इन्होंने अपना तरीका बता रखा है, उसी से ही आप डेप्रिसिएशन निकालो। तो accumulated depreciation shall be calculated keeping in mind following points. Method of depreciation या rate of depreciation क्या रहेगा पहले वो समझ लो। अगर मूवेबल एसेट है कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप या डेटा स्टोरेज डिवाइसेस, तो इनके लिए लॉ ने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बताया रिटर्न डाउन वैल्यू। आई होप आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का पता है कैसे कैलकुलेशन होती है, कि जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू आ रही है उसका सर्टेन परसेंटेज डेप्रिसिएशन आएगा। अगर मोटर कार है मूवेबल एसेट तो उसका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा रिटर्न डाउन वैल्यू। इसके अलावा कोई भी एसेट है, एग्जांपल वॉशिंग मशीन दे दी, एसी, टीवी, माइक्रोवेव एटसेट्रा कुछ भी दिया, तो उसका डेप्रिसिएशन मेथड आएगा स्ट्रेट लाइन मेथड। इन दोनों के लिए WDV मेथड यूज किया लॉ ने, और एनी अदर एसेट के लिए फिर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लिया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहेगा? सर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें दो ही चीजें चाहिए होती है, एक तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बता दिया, इस केस में WDV, इस केस में भी WDV, इस केस में SLM। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इस केस में 50%, इस केस में गलत लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक कर लो जिसके नोट्स में गलत आ रहा है, 50% की बजाय आएगा यहाँ पर 20%। ठीक कर लो जिसके नोट्स में गलत लिखा हुआ है, जिसके में 20 लिखा है दैट्स ओके। इसके अलावा कोई भी एसेट है तो रेट रहेगा 10%। यही चीज आपको ध्यान रखनी है। कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा रिटर्न डाउन वैल्यू, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा 50%। मोटर कार ट्रांसफर की है तो डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका रहेगा रिटर्न डाउन वैल्यू, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा 20%। इसके अलावा कोई भी एसेट है तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा स्ट्रेट लाइन मेथड SLM, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा 10%। WDV और SLM में क्या अंतर है? सर WDV मेथड से हम डेप्रिसिएशन निकालते तो रेट को मल्टीप्लाई करते हैं ओपनिंग WDV से, और जबकि
SLM मेथड में हम कोई डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल कॉस्ट से, जो कॉस्ट थी शुरू में उसी से ही हर साल मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो पहली चीज तो हमने ये समझ लिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालते हुए कि मेथड क्या रहेगा और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहेगा। दूसरी चीज, डेप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड फॉर ईच ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ पुट टू यूज। However, no depreciation shall be calculated for the year of transfer of asset. इससे पहले ईयर का मतलब यहां पर समझ लेते हैं, फिर इस पॉइंट पर वापस आएंगे। ईयर का क्या मतलब है इस परक्यूजिट के लिए? ईयर का मतलब है ईयर शेल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ पुट टू यूज ऑफ एसेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ डेट ऑफ पुट टू यूज इज 1 अगस्त 2020, जिस दिन एसेट पुट टू यूज होगा वही डेट से हम ईयर कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ डेट ऑफ पुट टू यूज इज 1 अगस्त 2020, देन फर्स्ट ईयर शेल बी 1 अगस्त 2020 से 31 जुलाई 2021, यहां तक का डेप्रिसिएशन पहले साल निकालोगे। सेकेंड ईयर शेल बी 1 अगस्त 2021 से 31 जुलाई 2022 एंड सो ऑन। यहां पर आप ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर कुछ लेके नहीं चलोगे। यहां पर क्या होगा, एग्जाम्पल क्या आ रहा है, अगर 1 अप्रैल 2020 को कोई असेट खरीदा एम्प्लॉयर और 1 अगस्त 2020 को पुट टू यूज किया, यहां पे आ रहा है परचेज्ड, और यहां पर आ रहा है पुट टू यूज। तो ईयर आपका क्या माना जाएगा? आपका 2021 तो हो गया ये, लोग कह रहा है कि मैं डेप्रिसिएशन ऐसे नहीं निकालूंगा कि इस पीरियड का डेप्रिसिएशन आ गया ये, इस पीरियड का डेप्रिसिएशन आ गया ये, ऐसे नहीं निकालना। क्या कह रहा है, डेट ऑफ पुट टू यूज से आपका ईयर स्टार्ट होगा। 1 अगस्त 2020 से 31 जुलाई 2021, ये आपका ईयर 1 माना जाएगा। यहां से आप इस पीरियड का डेप्रिसिएशन निकालोगे पहले, यहां से फिर नेक्स्ट ईयर माना जाएगा, फिर उसका डेप्रिसिएशन निकालोगे। इस तरह से आपको ईयर मानना है। और देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, डेप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड फॉर ईच ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ पुट टू यूज। जब भी एम्प्लॉयर ने पुट टू यूज किया था वहां से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। एंड नो डेप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ये है प्रीवियस ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 17-18 में एम्प्लॉयर ने 1 अगस्त को कोई असेट खरीदा था और उसे 5 जुलाई को 2020 को एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया। खरीदा था कितने का? 5 लाख रुपए का। लेट से मोटर कार थी, मोटर कार का डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है? WDV। रेट क्या है? 20%। 5 जुलाई को एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये मोटर कार 50,000 रुपए में ट्रांसफर कर दी। हमें निकालना है टैक्सेबल अमाउंट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो वो कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ एसेट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आज तक का डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है? ईयर ऑफ पुट टू यूज से ईयर बनाना स्टार्ट करो। ये है पुट टू यूज का ईयर, 1 अगस्त 2017 से लेकर 31 जुलाई 2018, ये 17-18, ये 18-19, ये 19-20। तो पहला ईयर क्या बनेगा?
पहला ईयर बनेगा पुट टू यूज से, तो 1 अगस्त 2017 से लेकर 31 जुलाई 2018 तक ईयर 1 माना जाएगा। फिर 1 अगस्त 2018 से लेकर 31 जुलाई 2019 तक ये ईयर 2 माना जाएगा। फिर 31 जुलाई 2019 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक ये ईयर 3 माना जाएगा। इस तरह से हमें डेप्रिसिएशन हर साल के लिए निकालना है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? पहले ईयर 1 का, वो कैसे निकलेगा? 5 लाख का 20%, कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए। ईयर 2 का कैसे निकलेगा? रिटर्न डाउन वैल्यू का मेथड लगा रहे हैं, तो 5 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 4 लाख का 20%, कितना आ जाएगा? 80,000। क्या ईयर 3 में कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे? ट्रांसफर कब किया है? 5 जुलाई 2020 को। तो ईयर 3 के दौरान तो ट्रांसफर कर दिया। जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे उस ईयर का कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना। तो ईयर 3 का कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि उस साल ट्रांसफर कर दिया। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 1,80,000। कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी है? 5 लाख। एम्प्लॉय ने कितने रुपए दिए? 50,000। तो ये भी रिड्यूस हो जाते हैं हमारे। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या आ जाएगा? 5 लाख माइनस 1,80,000 माइनस 50,000, 2,70,000। इस तरह से आपका टैक्सेबल अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकलेगा। रिपीट कर दूं सारी बातें। मेन यहां पर डेप्रिसिएशन निकालना ही होगा आपके लिए। अगर आपको ये बात ध्यान रहेगी कि ईयर का क्या मतलब है और ईयर ऑफ ट्रांसफर में मुझे कोई डेप्रिसिएशन नहीं निकालना, तो आप गलती नहीं कर पाओगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मूवेबल एसेट ट्रांसफर कर रहा है, उसकी ओनरशिप। सवाल उठ रहा है टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? तो कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एम्प्लॉयर लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? इन सारी बातों को ध्यान रखना होगा। मूवेबल एसेट है कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, डाटा स्टोरेज डिवाइसेस, तो मेथड रहेगा WDV, रेट रहेगा 50%। मोटर कार है, मेथड रहेगा WDV, रेट रहेगा 20%। इसके अलावा कोई भी एसेट है तो मेथड रहेगा SLM, रेट रहेगा 10%। डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करना है? हर ईयर का निकालना है, लेकिन ईयर ऑफ ट्रांसफर का नहीं निकालना। ईयर का क्या मतलब है? पुट टू यूज से पहला ईयर, वहां से 1 साल निकालना है। इस बात का ध्यान रखना है कि ईयर ऑफ ट्रांसफर में कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो सारे सालों का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल कर लेस कर दोगे तो जो अमाउंट निकल के आएगा उसमें से अगर एम्प्लॉय ने कुछ पे किया एम्प्लॉयर को, वो भी लेस कर देना। फिर जो अमाउंट निकल के आएगा दैट विल बी टैक्सेबल अमाउंट। आपको याद हो कि सेक्शन 56(2)(10) पढ़ाते हुए, गिफ्ट का टॉपिक पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि अगर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट मिलेगा तो वो अदर सोर्सेज की इनकम नहीं माना जाता, सैलरी की इनकम माना जाता है। गिफ्ट का टॉपिक उठाओगे तो वहां लिखा भी हुआ है कि अगर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को गिफ्ट मिलेगा तो सैलरी का चैप्टर हमें बताएगा कि उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी। तो यही मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसमें से 5,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाती है एम्प्लॉय को, लेकिन कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर गिफ्ट दिया जा रहा है प्योरली इन फॉर्म ऑफ मनी या कन्वर्टिबल इनटू मनी। तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया, मोबाइल की कीमत है लेट्स से 50,000,
तो टैक्सेबल अमाउंट क्या आ जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में, 5,000 की डिडक्शन देकर 45,000 टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 रुपए मनी गिफ्ट कर देता है तो ये सैलरी हेड में चार्ज होंगी सारी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में सब सैलरी हेड में चार्ज हो रहा है। तो मोबाइल दिया तो 5,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, बैलेंस अमाउंट सैलरी हेड में चार्ज होगा। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को कैश मिलेगा गिफ्ट के फॉर्म में, 50,000 रुपए कैश गिफ्ट, तो 5,000 की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी और जो भी अमाउंट मिल रहा है वो सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी हेड में। भाई मनी की फॉर्म में एम्प्लॉयर कुछ भी दे रहा है तो वो तो बेसिक सैलरी की तरह ही है। अगर इसको एग्जेम्प्ट करने लगे या डिडक्शन देने लगे तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, बेसिक सैलरी की बजाय गिफ्ट देने लग जाएगा कि मैं तुझे गिफ्ट दे रहा हूं मनी की फॉर्म में। तो इसलिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मनी देगा तो वो बेसिक सैलरी है, पूरी तरह से टैक्सेबल है। हाँ, कोई गिफ्ट दे रहा है, एसेट दे रहा है कोई, उसमें से हम 5,000 की डिडक्शन दे देते हैं कि भाई छोटे मोटे गिफ्ट है तो गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगना चाहिए बीइंग अ कैपिटल रिसीट, तो हम आपको डिडक्शन दे रहे हैं 5,000 की, इससे ज़्यादा है तो फिर वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। पढ़ते हैं, वेयर एनी गिफ्ट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय और इज फैमिली मेंबर्स देन व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल अमाउंट एज अबव डिडक्शन ऑफ 5,000 शेल बी अलाउड। अब हो सकता है, वैसे तो जनरली 99% केसेस में गिफ्ट बिना यूज करे ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। जनरली प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है कि एम्प्लॉयर ऐसे नहीं करता कि मोटर कार पहले यूज कर ली, यूज करने के बाद गिफ्ट के रूप में एम्प्लॉय को दे दी, ऐसा नहीं होता। जनरली नई खरीद कर ही दी जाती है, उसे ही गिफ्ट बोला जाता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा मिले कि कोई एसेट पहले खरीदा फिर यूज करने के बाद उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी बाय वे ऑफ गिफ्ट और अदरवाइज, तो फिर आप इस तरह से टैक्सेबल अमाउंट निकालोगे, डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू लेस करोगे, फिर जो अमाउंट निकल के आएगा अगर वो गिफ्ट दिया जा रहा है तो उसमें से 5,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। रिपीट कर दो सारी बात, फिर करेंगे इस पर क्वेश्चन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एसेट ट्रांसफर कर रहा है, सस्ते में या हो सकता है फ्री में, तो कैसे टैक्सेबल अमाउंट निकलेगा। अगर एम्प्लॉयर यूज करके ट्रांसफर कर रहा है तो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस अमाउंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉय, वो तो हर एक में से, हर परक्विजिट में से टैक्स लेस होता है अगर रिकवर करे एम्प्लॉय। और अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है तो फिर 5,000 की डिडक्शन भी मिल जाएगी। और अगर कोई गिफ्ट का चक्कर नहीं है तो ऐसे केस में कोई डिडक्शन 5,000 की नहीं मिलेगी, सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिलेगी। और अगर कोई अमाउंट रिकवर कराया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। चलिए अब करते हैं इस पे कोई क्वेश्चन। एसेट दिया जा रहा है फर्नीचर, एक पार्ट इसका ध्यान से समझ लो, बाकी के सारे आप खुद कर पाओ। फर्नीचर दे रहा है एम्प्लॉयर, 75,000 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, डेट ऑफ परचेज बता रखी है, डेट ऑफ पुट टू यूज बता रखी है, डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट बता रखी है, एम्प्लॉय ने कितनी पेमेंट कर रखी है वो बता रखी है। हमें निकालना है टैक्सेबल अमाउंट। फर्नीचर का निकालते हैं, बाकी सब आप खुद प्रैक्टिस के लिए कर लेना, आपको जो क्वेश्चन दूंगा उसमें क्वेश्चन होगा। चलिए फर्नीचर का मैं सॉल्व कर देता हूं। क्या दे रहा है ऐसे केस में एम्प्लॉयर, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, तो ऐसे केस में टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ एसेट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है 75,000, तो ये तो आसान है काफी, लिख दिया 75,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें से लेस करना है कि भाई आज तक का डेप्रिसिएशन कितना निकला है। आज तक का मेरा मतलब है कि ईयर ऑफ ट्रांसफर में तो कोई डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं, उससे पहले तक का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब हमें निकालना है, उसके लिए पहले हमें ईयर बनाने होंगे कि कितने सालों का डेप्रिसिएशन निकालना है। डेट ऑफ पुट टू यूज से ईयर पहला स्टार्ट होता है, 31 मार्च 2016 है डेट ऑफ पुट टू यूज, तो 31 मार्च 2016, तो ये हो गया 15/16,
16-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 के दौरान ये ट्रांसफर किया है 1 जुलाई 2020 को। ईयर कहां से स्टार्ट होंगे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए? पुट टू यूज डेट से, 31 मार्च 2016 से। तो 31 मार्च 2016 से ईयर स्टार्ट होगा। पहला ईयर क्या आ जाएगा? 31 मार्च 2016 से 30 मार्च 2017। ये अपने ईयर्स आ गए। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 के दौरान असेट ट्रांसफर हो गया है और जिस ईयर में असेट ट्रांसफर होता है उस साल का कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता। तो ऐसे केस में हमें 4 सालों का ही डेप्रिसिएशन निकालना है। कौन सा एसेट है? क्या ये मोटर कार है? नहीं। क्या कंप्यूटर वगैरह है? नहीं। तो SLM बेसिस पर डेप्रिसिएशन निकालना है। वो कैसे निकलेगा? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 का डेप्रिसिएशन हमें निकालना है। SLM में तो हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम आएगा। कॉस्ट क्या है? 75,000। रेट क्या लेते हैं हम? 10%। हर साल यही डेप्रिसिएशन आएगा। WDV होता मेथड तो डेप्रिसिएशन लेस करके ईयर 2 की जो WDV आती वो लेता, लेकिन अब तो SLM है इस क्वेश्चन में, तो ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं। तो 75,000 इंटू 10%, 7,500 इंटू 4 साल, 30,000 आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 मैंने लेस कर दिया। 45,000 टैक्सेबल अमाउंट आ जाता अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से कोई पैसा रिकवर नहीं करता, और अगर गिफ्ट होता तो 5,000 की डिडक्शन मिल जाती। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है गिफ्ट का कोई केस नहीं है, ये एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को 25,000 रुपए की पेमेंट करी है, तो 25,000 रुपए मैं रिड्यूस कर दूंगा। एनी अमाउंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉई इज रिड्यूस्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल अमाउंट। ये बात नोट्स में लिखी है, दिखा दूंगा कहाँ है, बहुत बार बता चुका हूँ। तो 75,000 माइनस 30,000 माइनस 25,000, 20,000 रुपये आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। किस बात का? कि कोई असेट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। फर्नीचर का कितना आ रहा है अपना? 20,000। तो परक्यूजिट वैल्यू ऑफ फर्नीचर आ रहा है 20,000। इसी तरह से आप बाकी के बचे सॉल्व कर लोगे, कोई ऐसा इसमें मुश्किल नहीं आने वाली। बस इस बात का ध्यान रखा, जहां पर गिफ्ट आ रहा है वहां पर 5,000 रुपए की डिडक्शन और मिल जाती है अगर असेट दिया जा रहा है। अगर मनी या चेक दिया जा रहा है तो फिर 5,000 की डिडक्शन भी नहीं मिलती। तो ये बात यहां लिखी भी हुई है कि नो डिडक्शन शैल बी अलाउड वेयर गिफ्ट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ मनी और कन्वर्टिबल इनटू मनी। एग्जाम्पल गिफ्ट चेक, कि मनी ना देकर चेक दे दिया कि ले गिफ्ट, तो वो भी मनी जैसा ही है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, सीधा एम्प्लॉय की इनकम मानी जाएगी। तो आज हमने कई सारे परक्विजिट्स फिनिश किए। लास्ट परक्विजिट जो हमने आज डिस्कस किया वो क्या है? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई मूवेबल एसेट की ओनरशिप दे दी, ट्रांसफर कर दिया पूरी तरह से। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यूज करने के लिए मूवेबल एसेट दे तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी। अच्छा, 10th पॉइंट में क्या हो रहा है? ओनरशिप ट्रांसफर की है। 11th पॉइंट में क्या हो रहा है? यूज करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है। इनफैक्ट कर ही लेते हैं इसे फिनिश, ऐसा कुछ बड़ा इसमें बचा नहीं है, हमारे इकट्ठे टॉपिक हैं दोनों मूवेबल एसेट से रिलेटेड, ये फिनिश हो जाएंगे। देखो फटाफट 10th पॉइंट में पढ़ा, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी मूवेबल एसेट्स की टू एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली।
यहां पर क्या आ रहा है 11th पॉइंट में, एम्प्लॉय को यूज करने के लिए एसेट दे दिया या उसकी फैमिली मेंबर को, तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? काफी आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अगर एसेट दिया जा रहा है लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन या टेलीफोन, ये एसेट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है यूज करने के लिए, तो ये एसेट्स जनरली ऐसे हैं जो एम्प्लॉय ऑफिशियल पर्पस के लिए इन्हें यूज करता है। कि अगर एम्प्लॉयर लैपटॉप दे रहा है, कंप्यूटर दे रहा है, मोबाइल फोन दे रहा है, टेलीफोन दे रहा है, तो ये सब वो पक्का ऑफिस वाले कामों में यूज करेगा। तो इसलिए लॉ ने क्या लिखा, टैक्सेबल अमाउंट इनके केस में आएगा निल। लैपटॉप मिला, कंप्यूटर मिला, मोबाइल फोन मिला, टैक्सेबल अमाउंट निल। ये असेट मिले तो निल हैं ही। इन असेट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर अगर कोई आ जाए, जैसे टेलीफोन का बिल, मोबाइल का रिचार्ज, वो भी एग्जेम्प्ट है। क्या लिखा हुआ है, इट मे बी नोटेड दैट इवन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड और रिइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू टेलीफोन और मोबाइल यूज्ड बाय एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लिख लो एग्जाम्पल, टेलीफोन बिल, एम्प्लॉयर पे कर रहा है टेलीफोन बिल तो एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। इनके अलावा अगर कोई एसेट है अदर देन मोटर कार, भाई मोटर कार दी जा रही है यूज करने के लिए, तो वो तो हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होती है, तो उसकी ट्रीटमेंट हम पढ़ चुके हैं कि वो सभी एम्प्लॉयज के केस में तो टैक्सेबल नहीं होती, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में होती है। उसके अलावा कोई एसेट है उसकी बात मैं यहां पर कर रहा हूं। तो अगर एसेट दिया जा रहा है इनके अलावा और मोटर कार के अलावा, तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? टैक्सेबल अमाउंट आएगा अगर एम्प्लॉयर का खुद का वो एसेट है और वो यूज करने के लिए दे रहा है, तो 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय हैज यूज्ड द एसेट। और अगर एम्प्लॉयर ने खुद किराए पर लेकर, यहां पर कार गलती से आ रहा है, इसको कर लो एसेट, कार तो कवर्ड ही नहीं है इस टॉपिक में, जिसके यहां पर कार लिखा रहा है उसे काट कर एसेट लिख लो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एसेट यूज करने के लिए दे रहा है, अगर एम्प्लॉयर का खुद का एसेट है तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट। कितने पीरियड के लिए निकालोगे? जितना पीरियड यूज किया एम्प्लॉय ने। और अगर एम्प्लॉयर किराए पे लेकर ये एसेट आगे यूज करने के लिए दे रहा है, तो जो भी हायर चार्जेस एम्प्लॉयर ने पे किए वही टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। इनफैक्ट मोटर कार में भी यही था कि अगर सिर्फ मोटर कार दी जा रही है एक्सक्लूसिवली प्राइवेट पर्पस के लिए, तो टैक्सेबल अमाउंट ऐसे ही निकलता था। चलिए जी, तो इसी के साथ ही हमारे ये परक्विजिट्स फिनिश हुए। नेक्स्ट क्लास में मेडिकल फैसिलिटीज से रिलेटेड परक्विजिट्स स्टार्ट करें। तब तक के लिए गुड बाय।